नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको NCERT बुक से क्लास 11th का सिलेबस करा रहे हैं। तो इसका हमने लेसन 1 और 3 पूरा अपलोड कर दिया है। ये लेसन 2 की भी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें रिलेशन फंक्शन का चैप्टर है ये लेसन 2। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जैसे संबंध एफ एक्स इक्वल दे रखा है एक्स स्क्वायर, जबकि एक्स ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस इक्वल 3 है। अब एफ एक्स 3x ले सकते हैं जब x ग्रेटर इक्वल 3 हो और ये लेस इक्वल 10 हो। इसका मीनिंग मैं अभी समझाऊंगा। ये फंक्शन इससे ऐसे मतलब परिभाषित है। दूसरा फंक्शन है gx यानी संबंध, तो ये इस तरीके से है। तो इसमें हमें ये देखना है, दर्शाइए कि क्यों f एक फलन है और g एक फलन नहीं है। तो हमें फलन और उसमें क्या अंतर है पहले मैं ये समझा देता हूँ आपको। मैंने पहले भी आपको समझाया है। जैसे ये मान लीजिए मैंने दो सेट लिए a और b। अब इसमें a b ले लिया मैंने और 1 2 ले लिया, 3 ले लो। अब a का रिलेशन 1 से हो चुका है, तो अब दूसरे से किसी से ना हो तो ये फंक्शन होता है, यानी कि b का 2 से हो सकता है। तो इधर कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका कि इधर इमेज ना हो, तो ये आपका फलन है। अब देखिए फलन कब नहीं होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे 1 2 3 है। अब जैसे a का इमेज 2 जगह बन गई है, b की तो चलो कोई बात नहीं है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है, संबंध तो है। या एक केस ऐसा भी है, जैसे ये a है, ये b है और ये 1 है। मान लीजिए अब इसमें इधर ये ऐसा अकेला एलिमेंट रह जाता है जिसकी इमेज नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो दो केस ऐसे हैं जब फंक्शन नहीं होता है, यानी कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। यानी कि एफ ए इक्वल टू 1 है यहाँ पर, और एफ ए इक्वल टू कितना है आपका 2 भी है। कहने का मतलब एक की 1 इमेज भी है और एक की कितनी है 2 भी है इमेज। तो ये फंक्शन नहीं होता है ऐसे केस में। या फिर डोमेन में, यानी कि इधर वाले को सेट को बोलते हैं क्या डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट रह जाता है जिसकी इमेज ना हो या जिसका रिलेशन ना बना हो, तो भी फंक्शन नहीं होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं हम। तो इसमें कह रखा है इन्होंने कि ये एफ एक्स मतलब दो फंक्शन है, इनमें से एक बताना है कि एक तो रिलेशन है और एक मतलब फंक्शन है। क्यों है ऐसा, तो एफ पर विचार करते हैं। चलिए मैंने एफ 0 रखा होता तो 0 यहाँ पर रखूँगा जहाँ इक्वल है, तो 0 आया। एफ 3 यहाँ भी रख सकता हूँ और यहाँ भी, दोनों जगह रख लिया मैंने एफ 3। अब यहाँ पर रखा मैंने 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये आया 9। अब f3 ये मैंने यहाँ पर रखा, 3 × 3 9 आया। यानी कि एक एलिमेंट की इमेज एक ही है, यानी कि 3 की इमेज 9 है, दोनों बार 3 की इमेज 9 है। तो ये क्या है आपका फंक्शन है। तो f में केवल एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब है, अतः f फलन है। तो ये आपका फलन हो चुका है। अब g वाला का देखते हैं। g 0 कहाँ रखोगे, यहाँ पर रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। g2 इसी में रखोगे, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और g2 इसमें भी रखोगे, तो मैं यहाँ रखता हूँ g0 का स्क्वायर आया 0, g2 2 का स्क्वायर आया 4। अब जबकि g2, अब मान लो मैंने यहाँ रखा 2 क्योंकि यहाँ भी इक्वल है, तो 3 × 2 क्या आया 6। तो देखिए 2 की इमेज 4 पर भी बन गई है और 6 पर। तो 2 का प्रतिबिंब हमने देखा 4 भी प्राप्त कर लिया, 2 का 6 भी। या डायग्राम से बना के देख लें, 2 है, 2 का आपका रिलेशन 4 पर भी जा रहा है और 6 पर भी, तो ये फलन नहीं है। लिख देंगे एक अवयव के दो प्रतिबिंब हैं, अतः g एक फलन नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एफ एक्स दे रखा है, तो ये वैल्यू पता करिए। तो इसमें कौन सा बड़ा काम है, अब जो भी कह रहा है वही वैल्यू इसमें रख देंगे। जैसे f 1.1, तो f 1.1 कहाँ रखेंगे, 1.1 का होल स्क्वायर। तो मैंने लिखा है ये f 1.1। अब जो भी f के x होता है, f के अंदर x, तो वो x में ही रखेंगे, तो x का होल स्क्वायर यानी 1.1 का होल स्क्वायर हो चुका है। अब 1 भी यहीं रखेंगे, तो 1 का होल स्क्वायर। अपॉन में तो ये अपने आप है ही। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, 2 के बाद डेसिमल लग गया है, और ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा। इन दोनों का हमने माइनस कर दिया तो 0.1 आया। अब ये कितना बचेगा, इसमें 1 माइनस करोगे तो 0.21 आएगा, और अपॉन में 0.1 था। डेसिमल हटा दें तो इधर डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं, तो यहाँ भी 2 बना लो, 0 बना लिया, तो 21/10 आ गया। अब इससे 10 से डिवाइड कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। अब थर्ड में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ये है, इसका हमें डोमेन ज्ञात करना है। प्रांत का मतलब डोमेन। तो पहले मैं इसके फैक्टर कर लूँ अपॉन वाले फंक्शन के। तो हमने बताया था कि ये जो जी एक्स होता है अपॉन में फंक्शन, वो कभी जीरो नहीं होता। जैसे कि मैंने मान लीजिए ये लिखा फंक्शन, तो अगर इसमें जीरो रख देंगे आप तो क्या होगा, 1/0 इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, नॉट एग्जिस्ट हो गया, यानी कि नॉट डिफाइंड कह सकते हैं आप, नॉट डिफाइंड। तो ये हम ऐसा देखते हैं कि अपॉन में जो फंक्शन यानी कि जीरो किस किस वैल्यू पर बन सकता है, तो उसे हम हटा देते हैं। एक्स यहाँ पर जीरो नहीं लेंगे, क्या एक्स जीरो नहीं हो सकता। अगर इसका किसी को डोमेन लिखना हो तो जीरो के अलावा तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो जीरो को हटाना है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि रियल नंबर का सेट माइनस जीरो सेट के अंदर है ये, तो जीरो हमने मतलब कैंसिल कर दिया है या हटा दिया है या इसमें से माइनस कर दिया है। तो यही बात यहाँ पर है। देखिए x-6 है, x-2 है, तो देखिए एक तो ये अपॉन वाला फंक्शन जीरो ही नहीं होना चाहिए। अब इसके रूट मूल कितने होंगे, रूट्स 6 और 2, तो x इक्वल 6 नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा। यहाँ पर क्योंकि 6 रखोगे 6 - 6 जीरो हो जाएगा, तो फिर अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 और 2 नहीं हो सकते x की वैल्यू। तो सभी x की वैल्यू का सेट जो होता है उसी को डोमेन बोलते हैं। तो आपका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर तो हुआ, लेकिन उसमें से 6 और 2 काटना पड़ेगा आपको इसको देखते हुए। तो आपका ये डोमेन हो गया है। अब फोर्थ है एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट x-1 है। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं चलता है, स्क्वायर रूट के अंदर कभी ऐसा नहीं होता। इसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। ये आपका इमेजिनरी नंबर हो जाता है, यानी कि काल्पनिक। तो ऐसा है, स्क्वायर रूट के अंदर जीरो चल सकता है क्योंकि जीरो का स्क्वायर रूट, बाकी कोई भी पॉजिटिव नंबर चल सकता है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्स है वो ग्रेटर इक्वल जीरो हो सकता है, या ये पूरी राशि भी ग्रेटर इक्वल जीरो ही हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ कुछ मैं रखूँगा, x-1 ग्रेटर इक्वल जीरो रख दिया। अब 1 इधर ले जाएंगे आप, तो x ग्रेटर इक्वल क्या होगा, 1। तो x की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर और इक्वल है तो 1 से ग्रेटर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटरवल्स हमने पहले समझाए हैं, पहली वीडियो देख लें। तो x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक आएगा। तो ये आपका डोमेन हो गया है। डोमेन ये बड़ी ब्रैकेट लगती है जब इक्वल होता है, तो 1 से अनंत तक है। अब रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब होता है, पहले हमने समझा चुके हैं, y या फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो इसे हमें दिख रहा है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट वाली जो राशि होती है कोई भी, उसे सॉल्व करके क्या ग्रेटर इक्वल जीरो ही आना है। तो ये चीज़ हमारी क्या थी, एफ एक्स, इसके प्लेस पर मैंने एफ एक्स रख दिया, एफ एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो। मैंने अभी बताया एफ एक्स को y बोलते हैं, तो y ग्रेटर इक्वल जीरो। तो इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे, जीरो से कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो इसी का नाम क्या होता है, रेंज होता है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू का जो सेट है, फंक्शन की वैल्यू का सेट क्या है, ये रेंज। तो रेंज आपकी हो गई 0 से इन्फिनिटी। अब जैसे ये है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस में x-1 है, यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, x की वैल्यू कुछ भी रखते रहें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा। तो आपका डोमेन सीधा हमने लिख दिया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत होते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं आप, इसकी बजाय ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब रेंज क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू। देखिए मॉडुलस वाली राशि जो होती है हमेशा ग्रेटर इक्वल जीरो होती है, तो एफ एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो हुआ, भाई ये ग्रेटर इक्वल जीरो हुआ, यही तो एफ एक्स है। तो एफ एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो मतलब वाई ग्रेटर इक्वल जीरो। अब जीरो से ग्रेटर इक्वल कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो ये वाई बिलोंग्स टू क्या हो गया, 0 टू इन्फिनिटी। तो ये आपकी क्या बन गई, रेंज बन गई है। अब हमारा 6 क्वेश्चन है, एफ इक्वल टू ब्रैकेट में x, x² अपॉन 1 प्लस x²। भाई ये एक x है, ये y है, तो ये y का मतलब फंक्शन है। चलो y लिख दिया मैंने, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो अब ये हम इसे मल्टीप्लाई कर लें, पहले तिरछी गुणा कर लिए, अब मल्टीप्लाई कर लिया। इसे थोड़ा आगे मैं सॉल्व करता हूं,
तो ये बनेगा आपका इस तरीके से। भाई हमने एक्स वाले फंक्शन एक तरफ कर दिए, ये वाला इधर ले गए तो माइनस हो गया है। अब क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब ये इसके अपॉन में आएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई हुआ है। अब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। अभी हमने बताया था स्क्वायर रूट के अंदर की राशि को क्या रखेंगे हम, ग्रेटर इक्वल 0 रखेंगे। भाई ये क्या रखेंगे आप, ग्रेटर इक्वल 0। अब जो अपॉन में होता है नंबर, आप ध्यान रखें उसे भी हम ऊपर ही लिख लेते हैं। तो आपका y इंटू 1 माइनस वाई ग्रेटर इक्वल 0 आया। इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया है क्योंकि हम हमेशा y या x को पहले ही रखते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो y हो जाएगा प्लस का, 1 हो जाएगा माइनस का, तो ये आपका बना। अब जब ये हमें माइनस हटाना होता है तो ये चेंज हो जाती है। कैसे, यहाँ समझ लें आप। भाई 3 ग्रेटर 0 है और अगर -3 लिखूं तो वो लेस 0 होता है। तो देखिए माइनस हटाया हमने तो ये चिन्ह बदल गया, पहले लेस का था अब ग्रेटर है। तो आप ध्यान रखें जब भी माइनस हटाएंगे यानी माइनस से या मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये इसका ये जो है मुंह चेंज हो जाएगा। कैसे, इधर नोक थी अब इधर हो गई, यानी ग्रेटर का लेस हो जाएगा, लेस का ग्रेटर। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब जब ऐसा दो फैक्टर हो जाते हैं तो इनके मूल देखते हैं, इनके रूट्स हैं 0 और 1। तो y क्या होगा, छोटे वाला रूट है 0 और बड़ा है क्या है 1, तो 0 और 1 के बीच में लिख देते हैं। इनकी y को छोटे और बड़े रूट के बीच में लिखते हैं तो ये आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखा ये 1 माइनस वाई था तो y 1 नहीं हो सकता, जबकि हमारा 1 पर इक्वल लग गया है तो हम यहाँ पर y 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ का इक्वल का साइन हटा देंगे तो आपकी ये रेंज हो गई। इसे किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए मैं ऐसे लिख दूं, 0 की तरफ बड़ी ब्रैकेट लगेगी और 1 की तरफ स्मॉल, तो ये रेंज आपकी हो चुकी है। 7वां क्वेश्चन काफी इजी है। एफ एक्स रखा है, जी एक्स दिया है, तो हमें एफ प्लस जी एफ माइनस ये ज्ञात करना है, तो इसे सीधा प्लस कर दें आप। तो एफ प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख दें। एक्स तो अपनी तरफ से लगा दिया है क्योंकि एफ और जी के साथ एक्स तो होगा ही। अब इन्हें दोनों को वैल्यू रख दी, जोड़ गया। एफ माइनस जी एक्स अपनी तरफ से लगा दिया, एफ एक्स माइनस जी एक्स दोनों वैल्यू रख के माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। एफ अपॉन जी एक्स यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स दोनों को वैल्यू रख दो, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो चुका है 7। 8th क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखिए 8th क्वेश्चन में दे रखा है एफ है आपका 1 1 2 3 0 -1 -1 3। ये जेड से जेड में है, यानी कि पूर्णांकों में ये संबंध है, मतलब फंक्शन। तो एफ एक्स इसका फॉर्मूला ये है। तो वो ये कह रहे हैं कि ए और बी मतलब कोई पूर्णांक है तो ए और बी को निर्धारित कीजिए, मतलब ए और बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए हम ज्ञात करते हैं। कैसे, एफ एक्स इक्वल टू ये है ही फॉर्मूला, इसका मीनिंग समझ गए होंगे। 1 की इमेज 1 है तो f1 इक्वल टू 1, तो मैंने लिख दिया f1 इक्वल टू 1। अब ये जो f के अंदर x के स्थान पर है वो तो इसमें रखा जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 1 रख दिया और b ऐसे ही है इधर वाला 1, तो ये है ही। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई a प्लस बी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। एक इनमें से कोई और ले लो, 0 वाला ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये मैंने लिया 0, -1, तो इसका मतलब क्या हुआ, f0 इक्वल टू -1। अब 0 यहाँ पर रखेंगे ही आप, तो a इंटू 0 और प्लस b, a इंटू 0 क्या हो गया 0 और प्लस b, इधर -1 है ही, तो v इक्वल टू क्या आ गया आपका -1। अभी a रह चुका है तो a b की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रख दें आप। तो समीकरण 1 से तो हमने v की वैल्यू -1 यहाँ रख दी, तो a -1 इक्वल 1, तो a इक्वल टू क्या आया 1, इधर को ले जाए प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। तो a और b दोनों पूर्णांक भी आ गए और वैल्यू कैलकुलेट हो गई। 9th क्या है, r है ये जो भी रिलेशन a, b और a और b क्या है नेचुरल नंबर है तथा a इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर्मूला है, यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर के बराबर है। तो ये n से n में ही एक संबंध का नाम है r। अब वो कह रहे हैं निम्न कथन क्या सत्य होंगे, तो हमें ये लिख रखा है इन्होंने कि भाई a बिलोंग्स टू r, a b है अगर बिलोंग्स टू r तो इसका तात्पर्य है कि b a b और b c है
तो ए कॉमा सी सही होना चाहिए। तो मैं यहाँ बता देता हूँ। चलिए फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपका है ये फॉर्मूला, तो आपका ये है ही ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट हमने लिखा ए कॉमा ए। अब देखिए ए कॉमा ए, इस फॉर्मूले को लगाएं पहला एलिमेंट दूसरे के ऊपर स्क्वायर लगा के। तो अब पहला एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर लगाकर इक्वल कभी नहीं होगा यहाँ पर, क्यों? दोनों ही सेम एलिमेंट हैं। क्यों? जैसे कि 2 इक्वल 2 स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर 4 हुआ। 3 इक्वल 3 का स्क्वायर का नहीं होगा, क्योंकि ये 9 बन जाएगा। तो ये कथन पहला वाला सत्य नहीं है। दूसरा कथन, अगर ए कॉमा बी सत्य है तो ये देखें सत्य है कि नहीं। चलो ए कॉमा बी सत्य है तो ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इसका मतलब बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? हमें ये एग्जाम्पल देना पड़ेगा। देखिए 4 है और एक एलिमेंट 2 होता, 4 कॉमा 2 होता, तो 4 2 का स्क्वायर है। अब उल्टा करें, यानी कि बी है कि नहीं, यानी कि बी क्या है 2, तो 2 4 का स्क्वायर नहीं है। तो ये कथन भी आपका सत्य नहीं है। अब ये है ए कॉमा बी कॉमा सी, मान लो ये सत्य हो, तो ये देखें भाई ए कॉमा बी का मतलब ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी कॉमा सी का मतलब बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर, दूसरे पर स्क्वायर लगना है ना। तो ए नॉट इक्वल सी स्क्वायर होगा, ये हमें एग्जाम्पल से दिखाना पड़ेगा। जैसे 16 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, तो ये बी के प्लेस पर है तो हमने बी लिखा, बी इक्वल्स टू सी ले लिया 2, तो 4 इक्वल्स टू क्या है 2 का स्क्वायर। अब हमें ए और सी लेना है, तो देखिए ए है 16 और सी है 2, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। तो 16 नॉट इक्वल्स 2 का स्क्वायर, यानी कि ये वाला ए सी वाला संबंध गलत आ रहा है। यानी कि 16 तो 4 का स्क्वायर सही है और 4 2 का स्क्वायर भी सही है, लेकिन 16 2 का स्क्वायर फिट नहीं हो रहा, तो ये भी मतलब सत्य नहीं है कथन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ए है 1 2 3 4, बी है 1 5 9 11 15 और 16। एफ दे रखा है इन्होंने 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11। तो इससे क्या कहना चाहते हैं? क्या निम्न कथन सत्य हैं? एफ ए से बी में संबंध है या एफ ए से बी में फलन है? तो मैं डायग्राम से समझा देता हूं आपको। पहला सेट 1 2 3 4, अब दूसरा सेट 1 5 9 11 15 ये है। तो 1 का रिलेशन कहाँ पर है 5 पर, तो 1 का मैंने 5 पर बनाया, 2 का कहाँ पर है 9 पर। अब देखिए 2 का 11 पर भी है, तो 2 का 11 पर है, तो ये ऐसा हो गया ना, एक एलिमेंट के 2 प्रतिबिंब हो गए। तो ये आता है कथन सत्य नहीं, यानी कि ये फलन ये एफ क्या है ए से बी में एक संबंध तो है ही, लेकिन एफ ए से बी में एक फलन नहीं है। संबंध तो हर समय होता है, कुछ भी लिख दें, तो यहाँ लिख देंगे एफ एक संबंध है, फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अवयव जो 2 है उसके 2 प्रतिबिंब हैं, अतः पहला कथन तो सत्य है, दूसरा असत्य है। तो ये आपको करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 10th है। 11th में आइए। एफ है ए बी कॉमा ए प्लस बी, और ए और बी दोनों क्या हैं जेड हैं, यानी कि पूर्णांक हैं, आपके इंटीजर हैं। इसके द्वारा परिभाषित है ये फलन, जेड क्रॉस जेड हो गया, इसका एक उपसमुच्चय है। क्या वो कह रहे हैं एफ जेड से जेड में एक फलन है? हमें ये देखना है कि ये जो रिलेशन दिया है इसके हिसाब से ये संबंध बनेगा या फलन। तो देखो हमने ए और बी 2 हैं नंबर पूर्णांक, जो मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में वो प्लस में भी हैं। तो मैंने ए 2 और बी 3 ले लिया, तो ए भी निकाला, तो 2 × 3 6 आया। अब ए प्लस बी भी निकालना होगा, तो 5 आया। कहने का मतलब इसकी इमेज ये है ना, तो हमारे पास आ गया 6 की इमेज 5, तो 6, 5 हो चुका है। अब ए हमने लिया 6 और बी लिया 1, तो 6 × 1 आपका 6 × 1 क्या हुआ 6। अब 6 और 1 जोड़ेंगे भी, तो 6 + 1 7, तो 6 की इमेज 7 हो गई। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 6 की 2 इमेज हो गई। तो ये संबंध तो है, फलन नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे एफ फलन नहीं है, क्योंकि एक अवयव के 2 प्रतिबिंब में ऐसे चित्र बना दो चाहे, या लिख दो लैंग्वेज में कि 6 के 2 आपकी इमेज बनी है 5 और 7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। 12 क्वेश्चन में क्या है वो कह रहा है, मान लीजिए 9 10 11 12 13 है ए, और फलन है आपका फंक्शन a to n,
इनकी डोमेन ए है और आपकी रेंज में एन है, और एफ एन इक्वल टू एन है। मान लीजिए एफ एन क्या चीज है, यानी कि एक तरीके से रेंज एफ एन है इक्वल एन का महत्तम अभाज्य गुणक, यानी कि प्राइम फैक्टर। तो एन का अभाज्य का मतलब प्राइम, गुणक का मतलब फैक्टर या मल्टीपल। तो जो एफ एन है हमारी, जो वाई की वैल्यू है या फंक्शन की वैल्यू क्या है, एन का महत्तम अभाज्य गुणक लिखना है। वो कैसे होता है, अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं 2, 3, 5, 7 ऐसे होती हैं। तो मैंने 9 में देखा कि ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, 3 से। तो 3 आपका अभाज्य यानी कि प्राइम है। तो 9 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या हो गया, 3 हो चुका है। अब हमने दूसरा नंबर लिया 10, 10 2 से कैंसिल हो सकता है और 5 से। अब 2 और 5 से कैंसिल हो सकता है, तो यहां हम क्या लेंगे, 10 का जो महत्तम गुणक है, यानी कि 10 किस किस से डिवाइड होगा, 2 से, 5 से। तो 2 भी क्या है, अभाज्य है, और 5 भी। लेकिन उसने कहा है कि आप महत्तम वाला लें। तो 2 और 5 में महत्तम क्या है, 5। तो आपका एक आ चुका है 5। अब लें 11, 11 तो अपने अलावा किसी से कैंसिल ही नहीं होगा। तो 11 से कैंसिल होगा, तो इसमें महत्तम अभाज्य संख्या क्या हुई, आपकी 11। तो एक हो गया 11। अब 1 इंटू 3 जो ये 13 है, तो 13 क्या है, इन्होंने लिख रखा है कि भाई 13 ये इसका महत्तम पूर्णांक अभाज्य। तो 13 से डिवाइड हो सकता है, और 13 कैसी है, अभाज्य। तो यहाँ पर 13 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या हो गया, 13। 11 का 11, 10 का 5 और 9 का 3। तो 3, 5, 11, 13 ये लिख देंगे हम, 3, 5, 11, 13। ये आपकी क्या हो गई, परिसर या रेंज हो गई। तो इस तरीके से देखो, ये आपकी एक्सरसाइज मिसलिनियस वाली यानी विविध अभ्यास समाप्त हो गई है। तो अब हम आगे से क्या है, अब नए चैप्टर, कोई नया चैप्टर लेंगे। आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय से वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।